नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो लेक्चर में। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के हम सॉइल टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे थे। आज सॉइल के लेक्चर थर्ड में, जो कि सॉइल डिग्रेडेशन एंड इट्स कंजर्वेशन यानी मृदा अपरदन और उसका संरक्षण है, उस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, सॉइल डिग्रेडेशन होता क्या है। सॉइल डिग्रेडेशन बेसिकली हम कहें तो सॉइल की जो उत्पादकता है वो और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से या वो डिक्लाइन हो जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से मतलब होता है, मैं कहने का मतलब है कि जो मानव जीव जो क्रियाएं होती है, जैसे कि हमने डिफोरेस्टेशन कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उत्पादकता है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो पोषकता है, वो दिन बाय दिन घटती जा रही है। और उसको घटने की जो प्रक्रिया है उसी को हम सॉइल डिग्रेडेशन या सॉइल की जो उपजाऊता है उसको हम सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं, वो जो घट रही है। और इसके पीछे बहुत सारे आपके फैक्टर्स काम करते हैं। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर भी है, नेचुरल फैक्टर भी है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से मतलब है कि मानव द्वारा, और नेचुरल फैक्टर है वो आपके अलग अलग हैं। जो सॉइल इरोजन होता है, तो सॉइल इरोजन क्या होता है बेसिकली दोस्तों, मृदा का जो अपरदन होता है, इसके अंदर की जो सॉइल है उसका जो टॉप लेयर है वो आपका रिमूव हो जाता है या हट जाता है। उसके लिए पीछे बहुत सारे एजेंट्स काम करते हैं। जैसे आपका मृदा का जो अपरदन है वो वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, सागरीय लहरों द्वारा होता है, या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ द्वारा जो सॉइल का जो इरोजन है वो होता रहता है। इसके अतिरिक्त आप अगर हम देखें वन बाय वन जो मृदा के अपरदन के पीछे तो कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, तो नंबर वन है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन से मतलब है कि होता क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण या जो हम लोग डिफोरेस्टेशन कर देते हैं या वनों को हम जो काटते हैं अपनी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो उस बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए में या रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम में हम जो वनों को काट देते हैं, इसे हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। इससे होता क्या है, डिफोरेस्टेशन से जो मृदा का अपरदन है वो बहुत स्पीड से होता है। बेसिकली फॉरेस्ट क्या करते हैं, आपके जो उसके रूट्स हैं वो आपके मृदा के जो पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं, उनको उसके जो रूट्स हैं वन के जो वेजिटेशन के, वो उसको बांध के रखते हैं। और जब हम डिफोरेस्टेशन कर देते हैं या वनों को काट देते हैं तो उसकी वजह से वो मृदा के जो पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाते हैं। जब लूज हो जाते हैं या ढीले पड़ जाते हैं तो जो आपका विंड है या वाटर है या तो वो आपके उस जो सॉइल है उसको ईजीली वहाँ से हटा देते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन ढंग से हो नहीं पाता है और मृदा का अपरदन हो जाता है। और उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आपकी वहाँ पे या जो आपका वो डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये बनने में आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन डिस्टर्ब होने में हमें एंथ्रोपोजेनिक डिफोरेस्टेशन से बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एक जो फॉल्टी एग्रीकल्चर मेथड है, मतलब एग्रीकल्चर जो तकनीक है वो अगर हम ढंग से नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपका सॉइल डिग्रेडेशन होता है। जैसे कि एक है जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, हमारे कुछ बागों में करती है। हालांकि सरकार ने इस पे बैन कर रखा है, लेकिन कुछ जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है। उसकी वजह से भी आपका सॉइल बहुत ज़्यादा डिग्रेड होती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में दोस्तों क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरे स्थान पर हर बार आपका पैच चेंज करते रहते हैं। वनों को काट के वहाँ पे कृषि की जाती है, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, फिर 2 साल बाद में या 3 साल बाद में जगह चेंज कर दी जाती है। उस जगह को वहाँ पे जलाया जाता है, जलाकर या वनों को काट कर वहाँ पे खेती की जाती है। उस वजह से क्या होता है दोस्तों, उस पर्टिकुलर एरिया का जो वनस्पति है या जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है और मृदा वहाँ पे अपना प्रोडक्टिविटी खो देती है। इस वजह से भी आपका सॉइल का डिग्रेडेशन होता है और वहाँ पे फिर अपरदन प्रारंभ हो जाता है। इसके अतिरिक्त देखें तो आपका जो सॉइल डिग्रेडेशन में ओवर ग्रेजिंग यानी अति पशुचारण, अगर राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ओवर ग्रेजिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है आपका सॉइल डिग्रेडेशन में और डेजर्टिफिकेशन के मरुस्थलीकरण में। क्यों होता क्या है दोस्तों कि जब ओवर ग्रेजिंग होती है, मतलब अति पशुचारण किसी क्षेत्र में करते हैं, तो जो वहाँ पे जो स्मॉल जो आपके ट्रीज होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनको आपके जो कैटल्स होती है या जो एनिमल्स होते हैं वो खा जाते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे वनस्पति हट जाती है। वनस्पति जब हट जाती है तो आपका जो सॉइल पार्टिकल होता है वो लूज हो जाते हैं, और उसको लूज जब हो जाते हैं तो आपका विंड और वाटर जो है वो इजीली उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर इरोड कर देते हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे अपरदन हो जाता है और सॉइल का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू घट जाती है और सॉइल डिग्रेड हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम देखें
तो क्लाइमेटिक और फिजियोग्राफिक फैक्टर है या सोशियो और कल्चरल एक्टिविटीज़ है, वो भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करती है आपको सॉइल डिग्रेड करने में। क्लाइमेट दोस्तों ऐसा है कि जिसमें क्या होता है, क्लाइमेट अगर आपका अतिवर्षा कहीं पे होती है तो वो भी आपकी सॉइल को फॉर्मेशन में, उस सॉइल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करती है। रेनफॉल और रेनफॉल आप और टेम्परेचर है वो आपके दोनों ही आपके सॉइल के फॉर्मेशन को आपको डिटरमाइन करते हैं। तो जहाँ पे अगर राजस्थान की कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो यहाँ पे रेनफॉल कम होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका वेजिटेशन की ग्रोथ कम होती है और आपका सॉइल फॉर्मेशन में सॉइल फॉर्मेशन उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। और आपका फिजियोग्राफी, अगर आपका मान लो एल्टीट्यूड है, वो भी आपका मतलब ऊंचाई है, अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो अगर वो ढाल की वजह से वहाँ पे भी अलग अलग एक्टिविटीज़ कार्य करती है, तो इस वजह से वहाँ पे भी सॉइल आपका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर अतिरिक्त हम देखें तो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल सेटिंग है, वो भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसको हम कह सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आपका सॉइल को डिग्रेड होने में रोल प्ले करती है। इस तरह हमने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मृदा के डिग्रेडेशन में रोल प्ले करते हैं। आई होप आप इस फ्लो डायग्राम को देख पाएंगे और अपने से भी एनालाइज कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉइल इरोजन, कि मृदा को जो अपरदन होता है वो किस किस तरह से होता है। मेजर रूप में दोस्तों हम 3 तरह से पढ़ते हैं। सीट इरोजन होता है और गली इरोजन होता है और डेजर्टिफिकेशन। आइए देखते हैं कि सीट इरोजन क्या होता है। कि वे जब आपका उच्च स्थान से नीचे की ओर जब आपका एकदम से पानी आता है तो होता क्या है कि मृदा का जो सॉइल, टॉप मोस्ट सॉइल होती है, जो टॉप मोस्ट से मतलब है सबसे ऊपरी जो मृदा है, जो फर्टाइल लेयर होती है, जो उपजाऊ मृदा है, जो लेयर होती है, वो मृदा जो पानी है अपने साथ बहा के ले जाता है, पूरी की पूरी सीट वहाँ से गायब हो जाती है। इसे हम सीट इरोजन बोलते हैं, या ऊपर का जो सरफेस जो है पूरा पानी के साथ बह जाते हैं, उसे हम सीट इरोजन कहते हैं। ये और इसकी वजह से क्या होता है कि जो कई समय से यहाँ पे जो न्यूट्रिशन, जो मृदा के अंदर आपके बहुत सारे मिनरल्स जो उपजाऊ था के लिए जो डिपॉजिट हुए थे, वो आपके वहाँ से बह जाते हैं, इसे हम सीट इरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका गली इरोजन। गली इरोजन में जैसे दोस्तों आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आपका जो उच्च स्थान से मतलब स्लोप में आपकी जो पानी गिरता है तो बीच बीच में जो गलियाँ सी बन जाती है, उसे हम जो गली इरोजन बोलते हैं। और ये क्यों होता है दोस्तों? ये आपका वेजिटेशन की यहाँ पे वनस्पति की न्यूनता के कारण होता है। अगर वनस्पति यहाँ होती है तो ये गली बनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो वेजिटेशन है वो आपके उस सॉइल को, उसकी जड़ें उसको बांध के रखती और उस वजह से गली इरोजन नहीं हो पाता। नेक्स्ट आपका डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण जिसको बोलते हैं। ये दोस्तों क्या होता है, मरुस्थलीकरण क्यों होता है कि एक तो आपका इंटेंसिव एग्रीकल्चर, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उस मृदा को उपयोग करते हैं, उसकी वजह से ओवरग्रेजिंग यानी पशुचारण, अभी हम अति पशुचारण करते हैं तो उस वजह से भी क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि अति पशुचारण से भी आपके जो वेजिटेशन है वो रिमूव हो जाती है और आपका सैंड पार्टिकल लूज हो जाते हैं, उस वजह से वहाँ पे ये होता है। और डिफोरेस्टेशन और वनों के अत्यधिक कटाव से या वनों की कमी के कारण वहाँ पे आपका डेजर्टिफिकेशन फैलता है। और राजस्थान इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में आपका मरुस्थलीकरण की समस्या अभी भी बढ़ ही रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम यहाँ पे एफोरेस्टेशन प्रोग्राम चलाती है, वनों को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। आइए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कंजर्व करते हैं। देखो दोस्तों, सॉइल रिसोर्स है, जो मृदा संसाधन है, ये मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए मृदा संसाधन को संरक्षित करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये आपके राष्ट्र का संसाधन है, ये बहुत ही बड़ा प्राकृतिक संसाधन है। अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं या सतत धारणीय विकास की बात करते हैं कि आज हम संसाधन, आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को संरक्षित करके रखें। तो इसके लिए हमें मृदा संसाधन को भी संरक्षित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम आज इसकी जो मृदा की फर्टिलिटी या उत्पादकता है वो ख़त्म कर देंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए फूड सिक्योरिटी, फूड सफिशिएंसी भी नहीं हो पाएगी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा, तो हंगर की पोजीशन आ जाएगी। हंगर मतलब भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इसलिए इस मृदा संसाधन या मृदा का संरक्षण करना अत्यधिक जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हम आज सॉइल या मृदा की जो क्वालिटी है उसको डिक्लाइन कर देंगे तो हमें इस 1 या 5 या 10 साल या 20 साल में इस मृदा को वापस रिवाइव नहीं कर सकते। ये जो मृदा का जो निर्माण होता है इसको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है, तब जाके आपकी मृदा आज जो देख पा रहे हैं वो उस कंडीशन में आई है। सो
आपका मृदा का संरक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि मृदा को हम किस किस टेक्निक से, कौन कौन सी मेथड से हम इसको मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अफॉरेस्टेशन, यानी वनावरण को हम बढ़ा के, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि वन जब बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मृदा का संरक्षण होगा, क्योंकि मृदा का जो कटाव है वो रुकेगा, क्योंकि मृदा की जो जड़ें हैं वो जो वनों की जड़ें हैं वो आपके मृदा का कटाव को रोकेगी। सेकंड है आपका डैम्स और बैरियर्स। बीच बीच में हम लोगों को बहुत सारे डैम्स का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि जो आपका जो जल है, पर्वतीय क्षेत्रों से जब जल आता है या नदियाँ आती है तो वो क्या करती है, जो एकदम से स्पीड में जब पानी आता है तो आपका जो सोइल है उसको सीट इरोजन कर देता है या गली इरोजन करता है। तो हम बीच में अगर हम डैम्स बना देते हैं या बांध बना देते हैं, छोटे छोटे एनीकट्स बना देते हैं, तो सोइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। और दूसरा, हम जो ग्राउंड वाटर है उसको भी रिचार्ज कर पाएंगे। तो इस तरह से हम जो डैम और बैरियर लगा के हम सोइल का सीट इरोजन को बहुत अच्छे से रोक सकते हैं। और ये नेक्स्ट है आपका ओवरग्रेजिंग। दोस्तों, ओवरग्रेजिंग यानी अति पशुचारण, जैसा कि जो समस्या है भारत के अंदर और स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो ओवरग्रेजिंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिसकी वजह से आपका डेजर्टिफिकेशन फैल रहा है। अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज से या हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो वहाँ पे आपका सेपरेट आपके ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, यानी कि पशुचारण के लिए अलग से ग्राउंड्स बने होते हैं और जिनको रेंचेज बोलते हैं। वहाँ पे बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उन ग्राउंड्स को डेवलप किया जाता है। पशुओं को खुले में ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है, उनको साइंटिफिक तरीके से एक ग्राउंड के अंदर पहले पशुचारण के लिए छोड़ा जाता है, फिर नेक्स्ट ग्राउंड के अंदर छोड़ा जाता है और पहले ग्राउंड के अंदर वापस आपकी घास उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से सेपरेट ग्रेजिंग ग्राउंड बना दिए जाए तो हम एनिमल को वाइल्डली हम ना छोड़ के खेतों में उनको ग्रेजिंग ग्राउंड में छोड़ेंगे तो आपका जो है वनस्पति जो है वहाँ पे रहेगी आपके, और मृदा अपरदन से हम उसको बचा सकेंगे। तो ओवरग्रेजिंग पे हमें चेक करना है। नेक्स्ट है दोस्तों क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि हम एक ही खेत में अगर एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों कि उसकी जो सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या मिनरल्स हैं वो पर्टिकुलर सोइल उत्पादन करने से वो सारे जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे और जो उसकी फर्टिलिटी है, जो उत्पादकता है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में होने की वजह से भारत के अंदर हमने ज़रूरत से ज़्यादा फूड क्रॉप्स पे और पेडी कल्टीवेशन पे स्पेशली फोकस किया। अब हमने एक एक क्रॉप उगाई और उसकी वजह से अभी जो समस्या आ रही है वो आ रही है इनफर्टिलिटी की, मतलब जो सोइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट अब क्या करती है कि सोइल को क्रॉप रोटेशन पे जोर दे रही है। और यही वजह है कि आपका जो अभी जो ग्रेन रिवॉल्यूशन, सेकंड ग्रेन रिवॉल्यूशन है उस पे हमने मिलेट्स उस पे हमने पल्सेस कल्टीवेशन पे या दलहन पे हमने ज़्यादा फोकस किया है। जो ईस्टर्न इंडिया में हम कल्टीवेशन लेके आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया है। तो हमें एक ही सीज़न में अलग अलग सीजन्स में अलग अलग क्रॉप हर बार बदल के उगानी चाहिए। इससे भी आपका सोइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्रों में समस्याएं आती है मृदा अपरदन की, उसके रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। टेरेस फार्मिंग है या इससे मतलब है सीढ़ीनुमा खेती। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, टेरेस फार्मिंग से क्या होता है दोस्तों कि इससे आपके छोटे छोटे जो आपका पानी का बहाव है वो नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे जब क्रॉप होगी तो जो पानी के बहाव के साथ में है उस पानी का भी यूटिलाइज हो पाएगा और आपका सोइल का इरोजन नहीं होगा। जो टेरेस फार्मिंग है वो उस मृदा के अपरदन को रोकती है। नेक्स्ट है आपका शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं दोस्तों, शेल्टर से मतलब है कि विंड जब आपकी बहुत स्पीड में चलती है तो आपकी क्या होता है, जब आपका प्लेन एरिया मिलेगा तो वहाँ पे आपकी उस मृदा को जो टॉप सॉइल है, सबसे ऊपर का सरफेस है, उसको उड़ा ले जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों कि यूकलिप्टस, आपने देखा होगा पंजाब हरियाणा में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक लाइन में बहुत सारे पेड़ उगा दिए गए हैं। तो उससे क्या होता है कि जो विंड है, जो वायु है, वो एकदम से स्पीड से ना आके उन पेड़ों से टकरा के वहीं आपका उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो आपका जो ऊपर का टॉप सॉइल है वो उड़ेगा नहीं। जब उड़ेगा नहीं तो आपका विंड इरोजन नहीं होगा। तो इस तरह से सॉइल को बचाया जा सकता है शेल्टर बेल्ट लगा के।
नेक्स्ट है आपका कंटूर प्लोइंग। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो कंटूर होते हैं, जो समोच्च रेखाएं होते हैं माउंटेनियस एरिया में, उनके आधार पे हम लोग खेती करते हैं। जो आपके इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि पानी के बहाव को देखते हैं कि किस तरफ जा रहा है, और उस आधार पे हम लोग खेती करेंगे तो हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट्स, कंटूर प्लोइंग, आपका ओवरग्रेजिंग को रोकना, फोरेस्टेशन करना। इस तरह से हम लोग ये 6-7 टेक्निक जो मैंने डिस्कस किए, हम लोग सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और आगे हम इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। इस तरह से मैंने ये 3 भाग में जो आपका सोइल का जो चैप्टर है वो डिस्कस किया है। आप इसको रिवाइज कीजिए, और आपके जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जो पेपर है उसके अंतर्गत आपसे इससे टाइम टू टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो सीरीज़ में। थैंक यू।